बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छा आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है देश के लिए। मैं पहले तो इसके लिए अर्नब जी का, सारी रिपब्लिक भारत की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमें आजकल एक ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते हैं जहाँ पत्रकार की मर्जी है कि आपसे क्या पूछना चाहता है और उसी की मजबूरी में आपको बोलना पड़ता है। अब वो पूछना चाहेगा कि आप कितने बजे सोते उठते हैं, तो आप यही तो जवाब देंगे। आप कैसे बता सकते हैं कि मैं देश के लिए क्या काम कर रहा हूँ? तो ये आपने खुला प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी मर्जी से बता सकूं कि मैं क्या करता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं। मैं इसके लिए आपका अर्नब जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो देशवासियों, बहुत अच्छा एक मौका है हम सब के लिए। आज बदलती दुनिया बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन उनकी सबकी स्पीड के अंदर मेरा भारत सबसे ज़्यादा गति से आगे निकल रहा है। ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। मुझे इस बात का फख्र है कि देश से 140 करोड़ लोगों की अपेक्षाएं, उम्मीदें, एक देश का इंसान पूरी दुनिया से लड़कर उनको पूरी करने के लिए अपना जिंदगी का एक मकसद लेके चला है। उसका नाम है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं उनका सिपाही हूं, मैं उनका सिपाही हूं और मुझे इस बात का फख्र है कि मैं उनका सिपाही हूं। हम इस देश के अंदर बहुत बुरी परिस्थितियां देखी हैं। मैं अगर अपने निजी तौर पर बात करूं, मैंने मौत को इतने नज़दीक से देखा है जब ऐसे लगता था कि आज बस ख़त्म हो जाएंगे, अब इसके बाद दुनिया में मेरे लिए कुछ बचेगा नहीं। 1984 का जो सिख कत्लेआम, आप सब ने उस मंजर के बारे में पढ़ा है, लेकिन कोई भी उस पीड़ा को तब तक नहीं समझ सकता जब तक उसको पीड़ा का एहसास असलियत में ना हुआ हो। वो दर्द समझने के लिए कोई दुनिया में ऐसी दर्द नहीं बना जो दूसरे का दर्द समझ सके। डॉक्टर के पास भी जाते हो, आप चिल्ला रहे होते हो और डॉक्टर कह रहा है अच्छा मुझे अपनी बात तो बताओ, क्योंकि उस पीड़ा का एहसास डॉक्टर भी नहीं कर सकता। ये एक सच्चाई है, जिस पे पीड़ा होती है बस वही कर सकता है। मैं उस दौर से निकल कर आया हूँ जब एक मॉब मुझे ढूंढ रहा था मारने के लिए, और मेरा कसूर केवल इतना था कि मैं एक सिख बच्चा था और उस सिख को ढूंढा जा रहा था। हैवानियत के वो लोग जो हैवानियत का नंगा नाच कर रहे थे 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर 1984 को, मैं उस आज अपने टीचर का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने तब मुझे अपने घर के एक चक्की के पीछे कमरे में छुपा कर बचाया। मैं उस अपनी टीचर को सलाम करता हूं, उस परिवार को कोटान कोट नमन करता हूं, जिनके कारण मैं आज आपके सामने खड़ा होकर अपनी बात को रख रहा हूं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के तौर पर आया। मैं हरियाणा का सिरसा का रहने वाला हूं, लेकिन अर्नब जी मैंने तब से ये प्रण ले लिया कि जिन भेड़ियों ने हमारे देश के अंदर हमारे बेकसूर सिखों को जिंदा जलाकर, गले में टायर की आग लगाकर, टायर डाल कर आग लगाकर मारने का काम किया, इनको किसी भी सूरत में माफ़ नहीं किया जा सकता। अगर ये बख्शे जाएंगे, अगर ये बच जाएंगे, तो शायद इतिहास हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं उस दिन से, जब से मुझे मौका मिला दिल्ली में, पहले दिन से इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ और मुझे बताते हुए ये अच्छा लग रहा है। उन पीड़ित परिवारों के लिए हम निरंतर लड़े, और वो जो भेड़ियों के बड़े सरदार थे, जिनका नाम किसी का सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, HKL भगत, कमलनाथ जैसे भेड़िए थे, जिन्होंने इनाम पाने के लिए हजारों बेकसूर सिखों को जिंदा जलाने का काम किया। 40-40 साल बाद उनको घरों से बाहर निकाल कर लाए हैं, आज तिहाड़ जेल के अंदर बैठे हैं। हमने अपनी लड़ाई का एक मकसद जिंदगी का समझा, इस मकसद एक है, और मुझे याद है उस मकसद में अर्नब जी ने तब हमारा साथ दिया जब यहाँ पे UPA की सरकार थी, और वो भेड़िए अपने आप को ये बताते थे हम अनचैलेंजेबल हैं, हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। और हाथ लगा भी कैसे सकता था, कैसे लगा सकता था? जब देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री मंच पर खड़ा होकर ये कहे पीड़ित परिवारों की बजाय, ये कहे कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, हजारों बेकसूर लोगों को मारने के लिए जस्टिफाई किया जाए,
ये मुझे समझ नहीं आता, हिटलर के बाद ऐसी जस्टिफिकेशन किसी ने दी है? मैं इतिहास पढ़कर अभी तक ऐसी जस्टिफिकेशन ढूंढ नहीं पाया। एक ही जस्टिफिकेशन हिटलर के बाद अगर कोई है तो वो तब के राजीव गांधी का बयान है, जो आज भी हमारे कानों में उसी तरह गूंजता है जैसे एक कातिल किसी को मारने से पहले कुछ बोलता है, वो बयान हमें कानों में गूंजता है। मैं मोदी जी को इसलिए कहा कि 140 करोड़ लोगों के, मोदी जी ने खाली देश के अंदर एक क्रांति इंफ्रास्ट्रक्चर की, देश के अंदर देश की इकोनॉमी की नहीं लेके आए, उन्होंने देश की हर छोटी से छोटी चीज, हर देश पे हुआ छोटे से छोटा अन्याय, हर देश के अंदर धर्म, जात, स्टेट से जहां भी उनको लगा, मैं इसलिए आपको कहता हूं कि आप सोचिए, जब देश के प्रधानमंत्री बने, हम उनसे मिले, उन्होंने कहा कि मैं ये यकीनी बनाऊंगा कि जिन्होंने 1984 का कत्लेआम किया है उनको अभी भी पकड़ा जा सके, मैं ऐसा कानून के लिए जरूर कोशिश करूंगा। उन्होंने एक SIT बनाई। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आपको समझना चाहिए, एक देश का प्रधानमंत्री, उसका कैनवस बहुत बड़ा होता है, उसको लगता है कि मुझे बड़े काम करने हैं और मुझे बड़े बड़े करके बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़ी चीजें दिखानी है। लेकिन मोदी जी वो नहीं है, उनको लगता है कि एक साधारण छोटा सा काम भी अगर उसकी जरूरत है, उस काम की अहमियत बड़े या छोटे से नहीं है, काम की अहमियत लोगों के पीड़ा और दर्द से है, उस दर्द पे मरहम कैसे लगाई जा सकती है, काम वो बड़ा है, काम वो बड़ा नहीं है जो दिखने में बड़ा हो। एक SIT बनाई, SIT बनाकर जो सज्जन कुमार जैसे लोग कहते थे हवाएं हमें पूछकर चलती हैं, जिस दिन देश के अंदर भारत के सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो SIT ने काम करना शुरू किया। 40-40 साल पुराने केस, सोचिए 40 साल छोड़िए, 4 साल में भी लोग उम्मीद छोड़ देते हैं बाद में इंसाफ मिलने की। 40 साल पुराने केसों में लोगों को पकड़ पकड़ कर लेके आए। आज सज्जन कुमार जो कहता था मुझे हवाएं पूछकर चलती हैं, वो जेल के अंदर है पिछले 4 साल से। जो जगदीश टाइटलर को कहते थे इसको सारी क्लीन चिट CBI ने दे दी, वो सारी क्लीन चिट वापस ली गई और चार्जशीट करके आज वो चार्जशीटेड अक्यूज्ड है। जो कमलनाथ कहता था मेरे पे केस कभी चल नहीं चलता, आज हाई कोर्ट में उसका भी पेंडिंग है। ये पीड़ा जब उस माँ को, जिसके आंखों के सामने उसका घरवाला जिसने देश की लड़ाई लड़ी हो आर्मी के रूप में, उसको जब जिंदा जलाया, उसके बच्चों को जिंदा जलाया, एक बच्चा उसका अधमरा पड़ा, उसको कोई पानी नहीं दे रहा, और माँ प्रार्थना ये नहीं कर रही, माँ प्रार्थना ये नहीं कर रही कि मेरे बच्चे को जान मिल जाए, माँ प्रार्थना कर रही है, अपने बेटे को कह रही है कि तुम पूजा करो, पाठ करो, तेरी जान, तेरे श्वास निकल जाए। एक माँ की कितनी पीड़ा होगी कि अपने बच्चे को गले में रखकर ये कह रही है कि तेरी सांस निकल जाए, ऐसे अरदास करो। और अपने घर का फर्नीचर तोड़कर अपने बच्चों को और अपने घर वाले का संस्कार किया। कोई पड़ोसी संस्कार के लिए आग लगाने, दाग लगाने के लिए भी नहीं आया। ऐसी पीड़ा को हमने झेला है, और जब उस पर कोई मरहम मोदी जी जैसा लगाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि हम उसके सिपाही हैं, उसने इस पीड़ा को समझा है। और 40 साल बाद कानपुर का मैं बताना चाहता हूँ, कानपुर की अर्नब जी मुकदमे भी दर्ज नहीं हुए। 40 साल बाद कानपुर के लिए SIT बना के, किसी की उम्र 80 साल होगी, 75 साल होगी, ऐसे 32 लोगों को कानपुर के ढूंढ ढूंढ के अभी जेलों में डालने का काम किया है। इस मोदी जी ने देश को बदलने का काम इसलिए किया है। छोटा न्याय, बड़ा न्याय, अन्याय अन्याय है, उसके ऊपर मरहम लगाना है मेरे प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है, ना कि खड़े होकर यह कहना फर्ज बनता है कि जब बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। ये अंतर बताता है इस प्रधानमंत्री की सोच में, उस प्रधानमंत्री की सोच में। भारत क्यों नहीं बदला? क्योंकि ऐसे लोग थे जो लोगों को मरवा के कहते थे बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती हिलती है। अंतर था। आज देश कहाँ है दुनिया के अंदर? बड़े बड़े राष्ट्रपति मेरे प्रधानमंत्री को क्यों मिलना आते हैं? आज आप जानते हैं, हम पैसे की मनी इलेक्ट्रिकली ट्रांसफ़र करने में आज दुनिया के सबसे बड़े UPI में हम चैंपियन हैं। हमारा मुकाबला हम कहाँ से शुरू हुए और आज हम देश के अंदर, दुनिया के अंदर, दुनिया में जितने UPI ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शंस हो रही हैं पैसे की, उसका 60% अकेला भारत कर रहा है। ये भारत की आज ताकत और क्षमता है। दुनिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जितनी कंस्ट्रक्शन चल रही है, जितना रोड नेटवर्क बन रहा है, जितनी पूरी दुनिया में रोड नेटवर्क तेजी से बन रहा है, उस पूरे दुनिया का अगर हम बराबरी कर रहे हैं पूरे दुनिया की बनती सड़कों में, तो इस भारत में आधी सड़कें केवल भारत में उसके मुकाबले बन रही है जितनी पूरी दुनिया में बन रही हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी तेजी है। क्या हम कभी कल्पना कर सकते थे? गति शक्ति नाम से इस देश के अंदर देश की लॉजिस्टिक्स को
चाहे बाई एयर हो बाई सी हो, एक गति शक्ति देकर इतनी तेजी से उसको बदला जा सकता है कि जो 1 महीने के अंदर हमारे लॉजिस्टिक्स पॉसिबल होते थे, उनको 1 हफ्ते के टाइम के अंदर लाने का काम गति शक्ति के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री ने किया। मुझे ये बताते होते आज गर्व हो रहा है। आज दुनिया के अंदर स्किल डेवलपमेंट की इतनी अहमियत है, इसकी किसी ने अहमियत नहीं समझी, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने समझी। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से एक छोटा सा कदम, स्किल डेवलपमेंट जो 2 महीने का, 3 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का एक प्रोसेस के चलते लाखों देश के, करोड़ों देश के बेरोजगार बच्चों को स्किल देकर उनको रोजगार में लाके देने का काम किया है। ये विजन है देश के प्रधानमंत्री का। आज हम स्टार्टअप की बात करते हैं। दुनिया के सारे स्टार्टअप एक तरफ रख लीजिए, दुनिया के सारे स्टार्टअप, फिर भारत के स्टार्टअप रखिए, दुनिया के सारे स्टार्टअप मिला के इंटू 2 से भी ज़्यादा करिए तो केवल भारत के अंदर आज स्टार्टअप हैं। ये भारत की स्टार्टअप में ताकत है। दुनिया के सबसे बड़े एविएशन सेक्टर की अगर हम बात करें तो आपको ये शायद जानकारी होगी और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। आज अगर बोइंग है या एयरबस है, आज उनका पूरा रेवेन्यू किस पे टिका है? देश में, दुनिया में सबसे बड़े एयरक्राफ्ट्स का सिंगल अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने में कामयाब हुआ तो एयर इंडिया और इंडिगो उसके बाद हुआ कि देश के, दुनिया के अंदर सबसे बड़े एयरक्राफ्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट भी और एयरबस और बोइंग भी हमारे भारत की तरफ देखती है कि अगर भारत के लोग हमें खरीदना चाहें, हमारे से खरीदेंगे तभी हमारी इकोनॉमी प्रॉस्पर करेगी। ये भारत ने ताकत पाई है। देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान जैसा मुल्क जब दिल करता था आंखें निकाल कर हमें दिखाता था, उसकी वो आंखें निकालने का काम किया जो हमें आंखें निकाल कर दिखाता था। ये ताकत भारत से कब आई? जब भारत के अंदर भारत खुद इतनी शक्ति में आया कि वो फाइटर जहाज बना रहा है, वो हेलीकॉप्टर बना रहा है, वो अपने टैंक बना रहा है, उसने अपने समुद्री बेड़े बनाने का काम किया। आप देखिए इस देश के अंदर एक छोटा स्मॉल वेपन की भी फैक्ट्री जो थी इंडियन ऑर्डिनेंस की लगाने के लिए सालों साल लग जाते थे। आज देश को अपने स्मॉल आर्म्स या AK-47 या SLR ये सारी की सारी बाहर से लेनी पड़ती थी। आज भारत इस क्षमता पे पहुंच गया है कि भारत किस टेक्नोलॉजी से स्मॉल आर्म्स को बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ये भारत की क्षमता पहुंच गई है। आप ताली बजाइए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। मैं तो बता रहा हूं, इसमें मेरा योगदान कोई नहीं है, मेरा योगदान कोई नहीं है। अर्नब जी का योगदान है, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमको बता पा रहे हैं ये देश के प्रधानमंत्री। एक इंसान की सोच है, एक इंसान की सोच कितनी बड़ी हो सकती है, इससे पता चलता है कि अगर इंसान की सोच बड़ी है, इंसान बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान बड़ा अपने लिए कोई भी हो सकता है, बड़ा कारोबारी हो सकता है, बड़ा होगा। उस इंसान की सोच उस भारत, उस स्टेट के लिए, उस कंट्री के लिए क्या है ये मायने रखता है। और बड़ी सोच को एक देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब लेके आते हैं तो देश को बदलने का काम करती है। लगभग 30% के आसपास दिल्ली को, देश को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम, 30% से ज़्यादा गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम एक इंसान ने कर दिया। ये ताकत है। जिस सरकार के लोग, प्रधानमंत्री इतने हेल्पलेस थे कि वो मंच पर खड़े होकर कहते थे कि हम यहाँ से 100 रुपया बेचते हैं, हम यहाँ से 100 रुपया बेचते हैं, नीचे 5 रुपये पहुँचते हैं। कितना हेल्पलेस है। एक प्रधानमंत्री ये नहीं कह रहा कि मैं 100 रुपया भेजूंगा, तुम्हारे तक 100 पहुंचवाऊंगा। वो एक असहाय होकर, एक हेल्पलेस होकर बोल रहा है हम 100 बेचते हैं, नीचे 5 चाहते हैं। पर यह नहीं बताता कि आधे हम खा जाते हैं, आधे नीचे बांटने वाले खा जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आया, कहा ना खाऊंगा, जोर से बोली ना खाऊंगा, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होने शुरू हो गए। जब खाना ही नहीं है तो 100% पहुंचना शुरू हो गया। बस इतना ही अंतर था। वो 5% इसलिए कहते थे क्योंकि आधे वो खा जाते थे। एक प्रधानमंत्री आया, ना खाऊंगा ना खाने जाऊंगा, तो सीधा डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम शुरू हो गया और सबके खाते में सीधे पैसे जाने शुरू हो गए। ना कोई रोक सकता है ना कोई टोक सकता है। इसी तरह दिल्ली, प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लिए कहा कि मैं दिल्ली के लिए भी समा दूंगा। जब कोई प्रधानमंत्री बात कहते हैं, शायद सामने लोग बैठे कई बार ऐसे सोच लेते हैं कि भाई वोटों के लिए बोला जाता है। अक्सर हमारा एक सोच बन गई है कि नेता वोटों में सब कुछ बोलते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा कि आप मुझे दिल्ली दीजिए, मैं अपने काम समय में से निकालकर दिल्ली के लिए भी समा दूंगा। अगर आपने ये सुना नहीं होगा
ये सुना भी होगा तो आपके मन में लगा होगा कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अब उसके बाद प्रधानमंत्री से पूछने जा भी नहीं सकता कि आप दिल्ली के लिए समाज दे रहे हो या नहीं दे रहे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी अपने देश के कामों के साथ साथ अब तक 2 बैठकें तो खाली यमुना जी पानी के ऊपर ले चुके हैं। यमुना जी की बैठक और देश के प्रधानमंत्री ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं दिल्ली के लिए समा दूंगा। दिल्ली का पीने का पानी, दिल्ली का सुवेज सिस्टम ठीक हो जाए। गृह मंत्री जी अब तक 3 बैठकें ले चुके हैं। कल भी एक बैठक थी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, परसों ये हमला होने के बाद वो जा नहीं पाई, परसों भी एक बैठक थी। ये केंद्र सरकार के, अगर मोदी जी ने कहा मैं करूंगा, तो दिल्ली को विकसित करने के लिए मोदी जी का वो संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए माननीय रेखा गुप्ता जी रात दिन लगी हैं। आपने परसों देखा जन सुनवाई के दौरान एक दिन में 1000-1500 लोग किसी को मिलने आए। एक 10 साल ऐसा मुख्यमंत्री रहा जिसके घर के दरवाजे भी नहीं किसी को पता कैसे खुलते हैं, रिमोट कंट्रोल से खुलते हैं, किसी ने आज तक उसका घर नहीं देख पाया। उन्होंने अंदर बैठे बैठे शीश महल बना लिया, क्योंकि कोई आ ही नहीं सकता मेरे यहाँ तो। और एक मुख्यमंत्री ऐसी जो दिन में 1500 लोगों को जन सुनवाई सुबह 7:30 बजे से शुरू करें, और उनके ऊपर जिस तरह से जानलेवा हमला हुआ, कोई भी इंसान होता वो इतना डर जाता, इस तरह की दहशत में आ जाता। और उनको एडवाइस करने वाले डेफिनेटली एडवाइस भी कर रहे थे कि आपको इस तरह से अब आगे से जन सुनवाई को बंद करना चाहिए। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने कल क्या कहा, मैं जब उनसे परसों मिला, मैं उसको अंदर उनसे बातचीत करने के बाद ये कहने को मजबूर हुआ कि तुम मुख्यमंत्री नहीं, शेरनी मुख्यमंत्री हो, शेरनी, तुम्हारे में इतना जज्बा है, किसी ने मौत को इतने पास से देख लिया हो, और फिर भी ये कहे ये जन सुनवाई खाली चालू ही नहीं रहेगी, आगे तुम्हें अपने घर में मिलती थी, अब मैं दिल्ली की हर विधानसभा में जाके जन सुनवाई करूंगी। मेरी काम को आप किसी भी सूरत में रोक नहीं सकते, मेरे लिए अड़िका नहीं बन सकते, कोई परिस्थितियां मेरे लिए अड़िका नहीं बन सकती। ये विजन है दिल्ली का। और मैं 3 बातें कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। दिल्ली में हम क्या कर रहे हैं, दिल्ली आज मैटर करती है, देश की राजधानी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 8 सालों से दिल्ली में 10 साल से व्हीकल पेट्रोल डीजल के और 15 साल के पेट्रोल के बैन थे। क्यों थे? क्योंकि दिल्ली की नकम्मी सरकार किसी भी तरीके से कुछ भी काम करने में नाकाम थी। हमने जाकर जब माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया हम क्या कुछ कर रहे हैं, हम क्या बदलाव लेके आए हैं दिल्ली में, किस तरह से पोल्यूशन कंट्रोल के हमने ये पैरामीटर सेट किए हैं, किससे निरंतर रोज पोल्यूशन नीचे आने में कामयाब हो रहा है, तो मुझे इस बात की खुशी है कि जब एनवायरनमेंट मंत्रालय, जिसको मैं देखता हूँ, जब उन्होंने जाकर पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे लगाई, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों को चलते माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी तुरंत एक बार उस पर राहत दी और कहा हम सुनेंगे तब तक के लिए, जब तक हम केस सुनेंगे तब तक के लिए 10 साल की गाड़ियां पेट्रोल की भी, डीजल की, और 15 साल की पेट्रोल की किसी भी तरह की एंड ऑफ लाइफ नहीं है, वो चल सकती हैं। हम पहले केस सुनेंगे, सच्चाई समझेंगे दिल्ली। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 70 सालों में हिस्टोरिकली, मेरी ध्यान से बात सुनिएगा, 70 सालों में कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार इतनी जल्दी, छोड़िए अपने 5-5 साल के टेन्योर में भी इतनी पॉलिसियां नहीं बना सकी। मैं आपको लाइन लगा के बताता हूं कि हम कितने दिन में कितनी पॉलिसियां दिल्ली में लाने में कामयाब हुए। दिल्ली के अंदर जो पेड़ खतरनाक तरीका अपना लेते हैं उनको काटने के लिए कोई प्रोसेस नहीं था, कोर्टों कचहरी में लोग उलझे पड़े थे और 10-10 साल से हमारे प्रोजेक्ट लकड़े पड़े थे। हम दिल्ली के अंदर दिल्ली ट्री कटिंग, ट्री फेलिंग पॉलिसी सरकार बनने के 2 महीनों में लेके आए, और आज अगर आपका पेड़ खतरनाक है, गिर सकता है, किसी की जान ले सकता है, तो आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, उसकी फोटो खींचिए, अपलोड कीजिए और बता दीजिए कि कल हम इस पेड़ को काटने जा रहे हैं, हमारे लिए खतरा बन चुका है। आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अगर वो पेड़ आपके लिए खतरा बन चुका है, क्योंकि जान इंसान की भी उतनी ही प्यारी है और पेड़ से ज़्यादा प्यारी है। पेड़ किसी के ऊपर गिर जाए और जान ले ले और हम इंतजार करें कि कोई पॉलिसी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिल्ली के अंदर जो इंडस्ट्रियल है, मैं उसका भी मंत्री हूँ, और दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रीज़ के लाइसेंस लेने के लिए एमसीडी के अंदर पिछले 1952 से ये लगातार प्रथा चलती आ रही थी। इंडस्ट्री वालों को 8-8 लाइसेंस एमसीडी से लेना पड़ता था। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक करके एलजी साहब के साथ दिल्ली को
एमसीडी से लाइसेंसिंग मुक्त कर दिया। कोई 70 साल में नहीं कर पाया। एक ही दिन के फैसले में अब दिल्ली में लगाने वाली इंडस्ट्री को किसी एमसीडी का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली में लाइसेंस लेने के, फैक्ट्री लगाने के लिए डीपीसी से परमिशन लेनी पड़ती थी। 120 दिन का टाइम था, कम करके हमने कहा केवल 20 दिन में या तो डीपीसीसी उनको परमिशन देगी, एनओसी देगी, नहीं तो डीम्ड एनओसी माना जाएगा। ये कतई नहीं हो सकता कि लोग इंतजार करते रहें और दिल्ली बर्बाद होती रहे। इसी तरह दिल्ली के अंदर हम 11,000 मैट्रिक टन कूड़ा रोज लाते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अर्नब जी, आपको भी ध्यान में लाना चाहता हूं। हम जब भी टीवी में खबरें पढ़ते हैं हम ये शायद भूल जाते हैं, दिल्ली दुनिया की वाहिद एक ऐसा शहर है पूरी दुनिया का जिसके अंदर कई स्टेटों से ज्यादा पॉपुलेशन है, 3 करोड़ पॉपुलेशन, और वो भी 50 किलोमीटर के अंदर अंदर। ये अद्भुत है। मैं मानता हूं कभी कभी परमात्मा भी अपना रंग बदल के धरती पे ये देखने आते होंगे कि दिल्ली के लोग दिल्ली को चला कैसे रहे हैं, वरना संभव है 3 करोड़ लोग। अब सोचिए हरियाणा से 115% पॉपुलेशन हमारी ज्यादा, हरियाणा से। अब सोच के देखिए उत्तराखंड से हमारी डबल से ज्यादा पॉपुलेशन है। आप सोच के देखिए झारखंड से हम 130% हमारी पॉपुलेशन है, उनसे 1.25 गुना हमारी पॉपुलेशन है। सोच के देखिए पंजाब के बराबर हमारी पॉपुलेशन होने जा रही है। इन स्टेटों का आप एरिया देखिए और दिल्ली ने इन सब चीजों को अपने में समा रखा है। ये अद्भुत है। और मैं बताना चाहता हूं 11,000 मैट्रिक टन कूड़ा हम हटाते हैं, और उस 11,000 मैट्रिक टन कूड़े का मतलब है कि 3 दिन के अंदर एक कुतुब मीनार जितना पहाड़ बन जाए। 11,000 मैट्रिक टन का मतलब ये है। और लेकिन आपकी दिल्ली की सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार जब से आई है, मैं आपको बताते हुए बड़ा फक्र महसूस करता हूँ, 8,000 मैट्रिक टन कूड़ा तो हम रोज प्रोसेस कर देते हैं और उससे बिजली बना देते हैं। 8,000 मैट्रिक टन कूड़ा, 14,000 मैट्रिक टन कूड़े का हमारा प्लांट अगले 2 साल में लग जाएंगे। उसके बाद दिल्ली और भी अगर पॉपुलेशन आ जाएगी, आज 11,000 मैट्रिक टन है, अगर 30% इंक्रीज होकर 14,000 मैट्रिक टन होगा तो भी एक कूड़े का दाना भी दिल्ली में नहीं बचेगा। 100% प्रोसेस करेंगे। और जो लेगेसी है जिसको आप कूड़े के पहाड़ देखते हैं बलासवा में, ओखला में, इन कूड़े के पहाड़ों को मुझे बताते हुए फक्र हो रहा है, हम अब तक 30% इन कूड़े के पहाड़ों को कम कर चुके हैं। अगले 2 साल के अंदर दिल्ली में जैसे आप लोग डायनासोर देखने के आपको किस्मत वाले नहीं हैं, ऐसे आपके बच्चे भी इतने किस्मत वाले नहीं होंगे कि वो कूड़े के पहाड़ देख पाए। फोटो खींच के रख लेना, फोटो में ही उनको बताया करोगे। कंप्लीट कूड़े के पहाड़ दिल्ली से बाहर करने हैं। हम जो कहते हैं वो करने के लिए कहते हैं, केवल बोलने के लिए नहीं। यमुना जी के ऊपर इतनी तेजी से काम चल रहा है, आप पिछले आंकड़े पढ़िए। यमुना जी की जो सूवेज उसके अंदर जाता था उसके अंदर हम बहुत कमी लाने में कामयाब हुए हैं। हम बहुत जल्दी यमुना जी के ऊपर वाटर फ्रंट बनाकर आप यमुना जी के ऊपर वॉक करने निकल सकें, इंडिया गेट को छोड़कर लोग यमुना जी को देखने आया करें। ये सपना भी हम जल्दी ही साकार करने जा रहे हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का विजन है। और मैं बताना चाहता हूँ दिल्ली देश की राजधानी है। हम यह भी कानून दिल्ली में लाए हैं कि दिल्ली के बाजार रात से लेकर सुबह तक जब मर्जी दिल करे आप तब तक खोल सकते हो। किसी बाजार में अब ये परमिशन नहीं रहेगी कि 10 बजे के बाद नहीं। दिल्ली एक मॉडरेट भी सिटी है, एक स्टेट भी है, कॉस्मोपॉलिटन भी है, और पूरे देश को समाये हुए है। अब कोई रात को 11 बजे दुकान खोलना चाहे या सुबह 2 बजे खोलना चाहे या सुबह 5 बजे खोलना चाहे, हमने दिल्ली को इन सब कानूनों से मुक्त कर दिया है। आप जब तक चाहें तब तक खोल सकते हैं और जब चाहें तब खोल सकते हैं। दिल्ली के अंदर पीने के पानी, ताली बजाइए जोर से, अच्छा लगा तो। दिल्ली के अंदर फीस को लेके, स्कूल की फीस को लेके बहुत बड़ा इशू रहता था। मनमर्जी की जाती थी, बच्चों को बाहर खड़ा कर दिया जाता था, बेइज्जत किया जाता था छोटे छोटे बच्चों को फीस ना होने के कारण। हम नया कानून लेके आए हैं और उस कानून के तहत बच्चे को किसी भी सूरत में आप फीस के लिए दंडित नहीं कर सकते। और फीस बढ़ाने के भी जो पैमाने हैं वो हमने पेरेंट्स के हाथ में दे दिया कि पेरेंट्स की कमेटी बनेगी, फीस कमेटी, उसमें से 100% यूनैनिमस डिसीजन होगा। ये वोटिंग से डिसीजन नहीं होगा। जब तक 100% पेरेंट्स इस बात पे एग्री ना करें कि स्कूल को आज इतनी फीस बढ़ाने की जरूरत है, माँ बाप से पूछकर ही फीस बढ़ाई जा सकती है। और अगर आपने एक बार फीस बढ़ा दी तो अगले 3 साल तक माँ बाप से पूछ के भी नहीं बढ़ा सकते, उसी फीस में चलाना पड़ेगा। माँ बाप तय करेंगे फीस क्या होगी जिसमें उनके बच्चे पढ़ते हैं, अब स्कूल तय नहीं करेगा। ये देश के अंदर क्रांति वाला फैसला भी आपकी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लेकर आई। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है अपनी बात रखने के लिए। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं हर साल की तरह
जो पोल्यूशन है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। पिछले 10 सालों से आप हर बार सुनते थे हम क्लाउड सीडिंग कराएंगे, क्लाउड सीडिंग कराएंगे, घर बैठ के कहते थे और फिर मोदी जी को गाली निकालनी शुरू कर देते थे। अर्नब जी, हम मात्र 100 दिन के अंदर 13 ऐसे देश के डिपार्टमेंट से क्लाउड सीडिंग की परमिशन लेकर एयरक्राफ्ट को तैयार करा लिया, उसको मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट, उसकी परमिशन डीजीसीए से ले ली, सारा कुछ आईआईटी कानपुर के साथ पेमेंट करके एमओयू साइन कर लिया। और जैसे अगस्त की बरसातें ख़त्म होंगी, सितंबर के अंदर हम इसकी एक पहली ट्रायल करेंगे आउटर दिल्ली के अंदर, और फिर हम ये देखेंगे कि अगर नवंबर दिसंबर में ये जब फॉग बन जाती है, स्मॉग बन जाती है फॉग से, अगर तब जरूरत पड़ी तो आर्टिफिशियल बरसात करा के आपको राहत देने का काम भी दिल्ली की सरकार पहली बार करने जा रही है। ऐतिहासिक कदम है। दिल्ली के अंदर हम 70 लाख पेड़ लगा रहे हैं, 70 लाख पेड़, और 70 लाख पेड़ खाली लगाने के लिए नहीं, दिल्ली के लाखों लोगों को पार्टिसिपेट करा रहे हैं। और मुझे इस बात का फ़ख्र है आज कि देश की जुडिशरी को जब हमने ये आग्रह किया, जब हमने मानयोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और उनके जज साहिबानों से आग्रह किया, दिल्ली के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और उनके जज साहिबानों को आग्रह किया, एनजीटी के चीफ और उनके जजेस को आग्रह किया, और उन लोगों ने इस बात पे सहमति दी कि हम भी पेड़ लगाएंगे। एक दिन के अंदर 30 में से 23 सुप्रीम कोर्ट के जज अपने परिवार के साथ पेड़ लगाने के लिए दिल्ली में आए। चीफ जस्टिस साहब लेकर आए ये बताने के लिए कि पेड़ की अहमियत क्या है, पेड़ की वैल्यू क्या है, कि चीफ जस्टिस वो पेड़ को लगाने के लिए अपने परिवार के साथ हैं। इससे उसकी अहमियत समझ में आई। दिल्ली के अंदर हर फील्ड के अंदर, चाहे दिल्ली का व्यापारी हो, कारोबारी हो, दिल्ली का हमारा काम करने वाला एक वर्ग हो, चाहे वो मिस्त्री के रूप में काम करता हो, चाहे वो दिहाड़ीदार के रूप में काम करता हो, चाहे वो ऑटो चालक हो, चाहे वो टैक्सी चालक हो, हमने हर किसी के साथ संवाद करके उसकी ज़िंदगी को दिल्ली में कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी सैकड़ों अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग बैठकें कर चुकी हैं। और उसी के चलते है कि आज जितनी नई पॉलिसीज़ बन रही हैं वो लोगों से पूछकर उनकी सुविधाओं के लिए बन रही हैं। यह भी काम दिल्ली की मुख्यमंत्री दिल्ली को विकसित करने के लिए कर रही हैं। मैं आप सबका सहयोग चाहता हूँ, आप सबको हमारा साथ देना चाहिए। दिल्ली विकसित दिल्ली तभी होगी जब आप दिल्ली के अंदर विकसित दिल्ली बनाने के लिए हमारा साथ देंगे। हम मिलकर, अर्नब जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम मिलकर दिल्ली को बदल सकते हैं और बदलने की दिशा में चल रहे हैं। जो दिल्ली आज आप देख रहे हो वैसी दिल्ली आने वाले समय में नहीं होगी। दिल्ली की कायाकल्प होगी, दिल्ली कूड़ा मुक्त होगी, दिल्ली गंदगी मुक्त होगी, दिल्ली टूटी सड़कों से मुक्ति खाएगी, दिल्ली साफ पानी दिल्ली में लेके आएगी, ये सीवरेज बंद पड़े से मुक्ति पाएगी, और दिल्ली इसी तरह से खूबसूरत दिल्ली जो कभी हुआ करती थी उसी तरह से वापस स्थापित होगी। इसके लिए आपकी सरकार, यहाँ की चुनी हुई मुखरेखा गुप्ता जी की अगुवाई में निरंतर काम कर रही है। आपका सहयोग की भी हम कामना करते हैं। और अंत में मैं बस ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको मौका मिले, अगर आपको मौका मिले, ना भी कोई काम हो तो भी एक बार द्वारका एक्सप्रेस हाईवे जरूर देखने जाइएगा, जो एयरपोर्ट से शुरू होता है। नेशनल हाईवे 48 जो गुड़गांव और दिल्ली का हाईवे है उससे शुरू होता है और सब कुछ पार करता हुआ वो जाकर जीटी करनाल रोड वाला जो फ्लाईओवर है वहाँ तक पहुँचता है। ये स्ट्रेच जो कई घंटों से पार होता था, आप दिल्ली में घुसना चाहते थे 1.5 से 2 घंटे लगते थे, केवल 25 मिनट में जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने मुहूर्त किया, मैं पहले छोर से चला था और दूसरे छोर तक जीटी करनाल रोड पर मैंने वीडियो डाली। हम 28 मिनट में वो 1.25 घंटे का रास्ता 28 मिनट में कवर करके 11,000 करोड़ की लागत से बना वो हाईवे, ये बताता है कि हमारा विजन क्या है, हमारी सोच क्या है और हमारा लक्ष्य क्या है और मोदी जी का विजन क्या है, ये सबको दर्शाता है। जरूर देखने जाइएगा। मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ और कामना करता हूँ कि रिपब्लिक टीवी जैसा चैनल, जिसको जो आंख में आंख डालकर बात कर सकता है, जो नेता को बता सकता है कि तेरी जवाबदेही देश के प्रति है, तेरी जवाबदेही लोगों के प्रति है, वो अगर किसी में ताकत है वो रिपब्लिक टीवी में है। और उनके एमडी और सीएमडी हमारे बैठे हुए भाई अर्नब गोस्वामी में जी है। मैं अर्नब जी आपको शुभकामनाएं देता हूं और मैं कामना करता हूं कि आप और ताकत से जो हमारा पिलर है डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा मीडिया, उसको इसी तरह अनबाइस्ड होकर और आंख में आंख डालकर बात करना ना केवल आप शुरू रखें बल्कि आपकी आने वाली टीम में भी इतनी ताकत हो कि अर्नब जी दिखाए रास्ते पे चल सके। तभी हमारी टीवी चैनल भी कामयाब होंगे, तभी लोगों तक सच्चाई पहुंचेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।